Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi, and we are doing different educational commissions for the NET and NTA aspirant students. And today we will be doing about National Knowledge Commission, or better known as Sam Pitroda Commission. Okay, so before we start this, don't forget to like, share, and subscribe. Dive to Learn. So let us start. What is National Knowledge Commission? How did it form? We will be talking about this. Okay, so the 21st century has been acknowledged worldwide as the knowledge century. तो 21 सेंचुरी को हम लोग 21वीं सदी को हम लोग क्या क्या बोलकर जानते हैं? It is known as the knowledge century. Okay, every nation now finds itself operating in an increasingly competitive and globalized international environment where the information, infrastructure, research, and innovation system, education, and lifelong learning and regulatory frameworks are crucial variables. So आज के देश में हमें ग्लोबलाइज होने के लिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग कंपटीशन में हमें पास आउट करना होता है, सच एज इन विच फील्ड दैट इज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड, रिसर्च एंड इनोवेटिव सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के सिस्टम को हैंडल करना होता है. एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी चलती ही रहती है. तो इस फ्रेमवर्क को हमें इम्पोर्टेंट क्रूशियल बनाने के लिए वी हैव टू डू इज वी हैव टू globalize the competitive education system. Okay, now what is this National Knowledge Commission that Sam Pitroda or Sam Pitroda Commission ये क्या है, कब बना था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. It is with this broad task in mind that the National Knowledge Commission or NKC was established on 13th June 2005 and given a time frame of 3 years from 2nd October 2005 to 2nd October 2008 to achieve its objectives. तो ये objectives इसी broad टास्क को या इसी ब्रॉड माइंड फ्रेम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था. ये स्टैब्लिश हुआ था 13 जून 2005 को और इसको 3 साल का समय दिया गया था अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने एम्स को अचीव करने के लिए. 3 साल कब से कब तक होता है? 3 साल 2005 अक्टूबर 2 2005 से अक्टूबर 2 2005 से अक्टूबर 2 2008 तक का ये टाइम फ्रेम दिया गया था. ओके, एंड सैम पिट्रोडा कमीशन इज बेटर नोन एज, व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज द नेशनल नॉलेज कमीशन. ओके, अगर आपको नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको यही सैम पिट्रोडा का ही यू हैव टू गिव दिस नोट्स. ओके, the terms and references, क्या थे इसके terms of references? As per government notification of 13th June 2005, the following are the terms of reference of the National Knowledge Commission. ये क्या है? ये National Knowledge Commission के references वो हम लोग देख लेते हैं. Build excellence in the educational system to meet the knowledge challenges of the 21st century. जैसे शुरू में कहा था कि 21st century को knowledge century भी कहा गया है, तो इसी सेंचुरी के नॉलेज सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए टू मीट दिस नॉलेज चैलेंजेस ये नेशनल कमीशन, नॉलेज कमीशन को बनाया गया था. इसका ये फर्स्ट रेफरेंस यही है, टर्म ऑफ रेफरेंस. ओके, टू मीट द नॉलेज चैलेंज. ओके, दिस वाज द फर्स्ट टर्म. एंड इंक्रीज इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. और इंडिया को क्या करना है? नॉलेज के फील्ड में कॉम्पिटिटिव, अग्रसर बनाने के लिए ये टर्म्स ऑफ पॉलिसी लाया गया था. ठीक है. प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन S&T लेबोरेटरीज. सो S&T लेबोरेटरीज में नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए भी ये कमीशन लागू किया गया था. टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट. Okay, then we have another point is that we have to, उनको क्या था दिमाग में? Improve the management of institutions, engaged in intellectual property rights. Okay, जो भी management में included है, institutions के management में include है, उनको intellectual property rights में engage करने के लिए ये
टर्म्स ऑफ रेफरेंस लगाया गया था. प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बिकॉज एज वी नो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो इसी फील्ड में नॉलेज को ज्यादा बढ़ोतरी देने के लिए भी ये टर्म्स लागू किए गए थे. प्रमोट द यूज ऑफ नॉलेज capabilities in making government an effective, transparent, and accountable service provider to the citizen, and promote widespread sharing of knowledge to maximize पब्लिक बेनिफिट. तो हमें ये नॉलेज क्यों चाहिए था? सो दैट वी कैन मेक, हम अपने आप ये गवर्नमेंट को कितना इफेक्टिव बना सके, एक ट्रांसपेरेंट हो वो, कि क्या पारदर्शी हो, देख सके हम लोग क्या चल रहा है और क्या सर्विस वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, एटलीस्ट वो नॉलेज हम लोगों को मिले. इसलिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किए गए थे. एंड टू शेयर द नॉलेज ऑफ टू दिस मैक्सिमम पब्लिक, मतलब पूरे पब्लिक में जितना ज्यादा आप शेयर ये नॉलेज कर सकते हो उतनी बढ़िया है. इस टर्म्स एंड कंडीशंस थे. नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? The arching aim of the National Knowledge Commission was to enable the development of vibrant knowledge based on society. तो जो भी knowledge था सोसाइटी के अंदर, लोगों का जो भी गुण था, सीप था, उसी को बाहर एनहांस करने के लिए, निकाल के लाने के लिए ये नॉलेज कमीशन डेवलप किया गया था. दिस एंटेल्स बोथ अ रेडिकल इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर जनरेटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज. तो जो भी एग्जिस्ट कर रहे थे सिस्टम के अंदर, जो भी नॉलेज एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, जो भी सिस्टम एग्जिस्टिंग थे, जो थे पहले से, उसी को इम्प्रूव करने के लिए, ओके, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, एंड क्रिएटिंग न्यू रूल्स, रेगुलेशन, न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, एक नया फॉर्म ऑफ नॉलेज भी हमें खोजना चाहिए, हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए. उसके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव था इस कमीशन का. दैट कमीशन नेम इज नेशनल नॉलेज ऑफ कमीशन. ओके, another objective of this commission is greater participation and more equitable access to knowledge across all sections of the society are of vital importance in achieving this goal. तो इस कमीशन का दूसरा गोल या ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए इसके अंदर, और हर स्टेटस के लोगों का, हर सेक्शन के लोगों का इस नॉलेज एरिया में ज्यादा से ज्यादा इक्वल एक्सेस हो, इक्वल हमें इक्वालिटी वहां पे हो. यही था मेन ऑब्जेक्टिव इस कमीशन का. ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव, द नेशनल नॉलेज कमीशन sought to develop appropriate institutional framework to. So ये सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया, वो था स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम. सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करा. जो एजुकेशन सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वो तो है ही, उसको इम्प्रूव करना है और नया एजुकेशन सिस्टम को भी लागू करना है जिससे एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाए. प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च एंड इनोवेशन, जो हमें सिर्फ ब्रॉड में या विदेश में जो रिसर्च हो रहे, इनोवेशन हो रहे, उस पर खाली फोकस ना करके खुद भी अपने देश के अंदर डोमेस्टिक रिसर्च एंड इनोवेशन का प्रमोशन करना चाहिए. फैसिलिटेट knowledge application in sectors like health, agriculture and industry. तो इन सब फील्ड्स में, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में भी नॉलेज का एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इस चीज का फैसिलिटी हमें प्रदान करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन. ओके, leverage information and communication technologies to enhance governance and improve कनेक्टिविटी. तो हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव, एनहांस करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो हो, वो कनेक्टिविटी, हम पारदर्शिता से बात कर सके, एक दूसरे से सब क्लियर हो हमारे सामने. इस तरह का गवर्नेंस होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर. बिकॉज whoever इज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें कहाँ से शुरू करनी है, हमें कहाँ पहुंचना है, इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सारा एकदम पारदर्शी, क्लियर होना चाहिए.
Okay, this was another framework. Device mechanism for exchange and interaction between knowledge system in the global arena. So पूरे विश्व के अंदर जो भी एजुकेशन सिस्टम लागू हो रहे हैं, नए नए एजुकेशन सिस्टम निकल के आ रहे हैं, वही इंटरैक्ट होना चाहिए हमारे नए सिस्टम में भी. वी कुड एक्सचेंज, हम एक्सचेंज कर सके, इंटरैक्ट कर सके अपने नॉलेज सिस्टम को ग्लोबलाइज वे में, दुनिया के दूसरे एजुकेशन सिस्टम के साथ हम इक्वल इक्वल हम लोग एजुकेशन सिस्टम हो हमारा. ये नहीं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा लोअर हो जाए, ऐसा नहीं, एकदम इक्वल होना चाहिए इन द ग्लोबल अरीना. ठीक है. नाउ दीज वर द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम पिट्रोदा कमीशन. बट इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी थे. ठीक है, कुछ लूप होल थे इस कमीशन में शुरू दिन से ही. सिंस इट्स inception, the commission has been surrounded by different controversies. जिस दिन से ये कमीशन लागू हुआ या स्टार्ट हुआ, या जिस दिन से इस कमीशन को हैंड ओवर किया गया था सैम पिट्रोडा के चेयरपर्सनशिप में, तभी से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज वहां पे लगातार चालू थे. In May 2006, the Commission spoke out against the Human Resource Development Ministry's plan to increase quotas for backward caste in institutions such as the IITs. IITs. तो IITs में हमारा कोटा जो लोअर क्लास बैकवर्ड क्लास कास्ट के लोग हैं उन लोगों के लिए कोटा ज्यादा होना चाहिए. इस बात के अगेंस्ट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने जब कमीशन ने बोला तो वहां पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गया. ठीक है. Next is a difference of opinion also took place between the commission members in early 2007 which resulted reconstruction constitution of the commission. तो जो commission के members थे, there were 8 different members chaired by Sam Pitroda. Okay, and in members के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चालू हो गया, जिसकी वजह से पूरा कमीशन को फिर रिकॉन्स्टिट्यूट रीशेड्यूल प्लान करना पड़ा था बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द मेंबर्स इटसेल्फ. जो मेंबर्स थे उस कमीशन के अंदर, उन्हीं के बीच में जो डिफरेंस ऑफ कमीशन ओपिनियन हुआ, उस वजह से पूरा कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा था. Now, majority of vice chancellors and other educationists had rejected the policy direction given in the National Knowledge Commission report to Nation 2006 on the higher education during the discussion on the NKC report in the 82nd annual meeting of the Association of Indian Universities. तो जब 82nd annual meeting हुआ था हायर एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का जब मीटिंग हुआ था, 82nd मीटिंग हुआ था, तब मेजॉरिटी ऑफ वाइस चांसलर्स, ज्यादातर वाइस चांसलर्स जो जितने भी थे वाइस चांसलर्स एंड एजुकेशनिस्ट, उन लोगों ने क्या रिजेक्ट किया? दे रिजेक्टेड द पॉलिसी ऑफ डिस्कस जो हो रहे थे उस मीटिंग के अंदर, जो पॉलिसीज वहां पे दिए जा रहे थे उसको वहां पे मेजर ऑफ द ज्यादातर वाइस चांसलर्स एजुकेशनलिस्ट सबने इसको रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है. दिस वाज वन कंट्रोवर्सी. अगेन अनदर कंट्रोवर्सी. हाउएवर सम ऑफ द फॉर्मर एंड प्रेजेंट वाइस चांसलर्स ऑफ वेरियस लीडिंग यूनिवर्सिटीज accept major directions like structural reforms, augmentation of university number, freeing appointment of vice chancellors from direct or indirect interventions on the part of government, etc. So जो भी था पहले इन्होंने रिजेक्ट किया था, ज्यादातर लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन कई सारे पहले के जो पहले वाले और प्रेजेंट वाइस चांसलर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी पॉइंट को उन्होंने मंजूरी दी थी, एक्सेप्ट किया था, जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिफॉर्म, आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स नंबर्स कितने होने चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा होना चाहिए, वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका फ्री अपॉइंटमेंट होना चाहिए फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन on the part of government का या तो डायरेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, बट देयर शुड बी अ फ्री अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर्स. इस चीज में इन्होंने थोड़ा बहुत अग्री भी किया था. सो ऑल दिस थिंग वाज द मेजर सेटबैक ऑफ द
नेशनल नॉलेज कमीशन। ये सब कंट्रोवर्सीज जो निकल के आ रहे थे बहुत सारे, मैंने कई कुछ ही पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। देयर वर मेनी कंट्रोवर्सीज। इन्हीं कंट्रोवर्सीज के वजह से नेशनल नॉलेज कमीशन को एक सेटबैक होना पड़ा था, ओके, बिकॉज ऑफ दीज कंट्रोवर्सीज। सो this much for today. Hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe. Dive to learn. Thank you.